जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि जो अर्थमेटिकल रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे थे, अंकगणितीय तर्कशक्ति, उसका जो दूसरा पार्ट है उसको किस तरीके से उसमें सवाल आएंगे और उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। वो चाहे आपको जैसे कुछ सवाल होंगे जो आपके ट्रिक के माध्यम से लग जाएंगे, कुछ होंगे जिनको हमको बेसिक तरीके से, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो और उसके साथ साथ आपको दो सवाल हमारे कुछ साथियों ने पूछा, सर कि जो वीडियो हम लोग पूरी रीजनिंग और मैथ अगर कंप्लीट कर रहे हैं इस चैनल पर, तो आखिरकार हमको जो रीजनिंग तो पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथ की जो वीडियो होंगी वो कब से मिलेंगी हमको। तो देखिएगा, आज शाम 6 साढ़े 6 बजे से आपको पर डे एक वीडियो आपको मैथ की जो है मिल जाएगी। उसमें चैप्टर का नाम लिखा रहेगा और वीडियो की संख्या 1 2 3 4 5 जैसे जैसे वीडियो एक प्लेलिस्ट बनी रहेगी, पूरा 1 to all करके वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। दूसरी बात यह है कि हमारे कुछ साथी ये कह रहे थे कि कल जो हम लोगों ने पूरा डिस्कशन किया था कि किस चैप्टर के बाद मैथ में कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे और उसके बाद रीजनिंग में किस चैप्टर के बाद किसको पढ़ना है, उनमें से क्या है कि हमने जो है एक आधे दो चैप्टरों के नाम छोड़ दिए हैं। तो देखिएगा, छोड़ने का मतलब यह है कि उसमें इसलिए छोड़ दिया गया, या कि अगर मान लीजिए कुछ चीजें आपको हमने जैसे मैट्रिक्स वगैरह था वो हमने आपको पढ़ा दिया है, मतलब इसके पहले रीजनिंग में हमने पढ़ा दिया है उसमें। अब अगर आप ये कहें कि जैसे सर मान लीजिए आपने मैट्रिक्स पढ़ा दिया, मैट्रिक्स में पेपर में सवाल कम आए हैं। कम आने का मतलब यह है कि जैसे आपके जो पुलिस में है, अगर पुलिस में नहीं आया है तो अगर फायरमैन का या जेल वार्डर का, अगर चूंकि विभाग तो यही है ना, पुलिस विभाग ही है, उसमें अगर सवाल पूछा गया है उसके पेपर में, तो इस बात की संभावना है कि यहां पर भी तो पूछा जा सकता है ना, क्योंकि विभाग तो वही है ना। तो इसलिए मैंने उसको पढ़ा दिया। और वैसे भी देखिए, कुछ ऐसी चीजें जैसे हमें पता है कि आपका नंबर कैसे बढ़ाना है, तो हम इसलिए आपको सिलेबस कंप्लीट करवाने से या ज्यादा मेहनत करवा करके आपसे नंबर लाने से अच्छा है कि उन चीजों पर भी हमें पता है कि हाँ, ये चीज हम जैसे आपको मैट्रिक्स पढ़ा दिए, भले उसमें आपका आधा घंटा गया, अब आप अगर आधा घंटा उसको पढ़ लिए हैं तो अब अगर पेपर में सवाल आएगा तो वो जाने वाला नहीं है, कहीं भी लगा ले जाएंगे आप, ये 100%। मतलब मेरा पूरा, क्योंकि हमको पता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जहां पर आप कम मेहनत करके मतलब नंबर अपने बढ़ा सकते हैं, कुछ जगहों पे है जहां पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम पहले छोटी छोटी चीजों को ले लेते हैं। और उनमें से जैसे कुछ चैप्टर हमने, जैसे उस वाले में हमने कल घड़ी वाला नहीं लिखा था, चैप्टर घड़ी नहीं लिखा था। तो घड़ी इसलिए नहीं लिखा था कि घड़ी इसलिए मैंने देखा, बहरहाल हमने पढ़ा दिया, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं पढ़ लेंगे। घड़ी इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि मैंने जब पूरा एनालिसिस किया तो उनमें से कहीं ना एक दो क्वेश्चन, मतलब दो तो नहीं आए, एक क्वेश्चन आया है उसमें। और घड़ी चूंकि इतना मतलब बृहद और विशाल वो उसका मतलब पूरा सिलेबस है उस चैप्टर का भैया, कि आपको पढ़ने में ये लगेगा कि यार इसकी क्या क्या इसमें ज्ञात करें, हम कोण ज्ञात करें, समय ज्ञात करना होगा, और उसके अलावा घड़ी धीरे तेज, बस ट्रेन से संबंधित। बहरहाल हमने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी जो हमने लिखा था उसी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, उसी तरीके से बढ़ाएंगे जिन जिन चैप्टरों का हमने नाम उसमें लिखा हुआ था, ठीक। चलिए आगे देखिएगा, अब इसको हम लोग शुरू करते हैं, ठीक। और टाइमिंग हम बता ही दिए हैं आपको, सिलेबस के बारे में बता दिया। अब देखिए जैसे इस तरीके का सवाल आएगा कि एक खेत पर कुछ जानवर और कुछ मजदूर हैं, गणना करने पर दोनों के सिरों की संख्या 120 तथा पैरों की संख्या 340 है, तो जानवरों की संख्या आप बताएं। देखिएगा, अगर इस तरीके का सवाल आपके पास जब भी आएगा ना, तो आपको लगाना किस तरीके से, देखिएगा इसके दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास जो है वो बेसिक तरीका है, हमारा बेसिक तरीका, और दूसरा जो है ट्रिक। तो देखो भैया, आपकी जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, आपको क्या करेंगे हम लोग, ट्रिक पे देखेंगे। तो देखिएगा, ट्रिक आपकी तभी काम करेगी जब, देखिए जैसे हमने ये सवाल लिखा है, उसके बाद एक सवाल यहाँ बीच में लिखा है ये वाला, इसके अलावा फिर इसी टाइप का तीसरा और चौथा सवाल लिखा है, तो जो ट्रिक बताऊंगा उससे ये वाला और ये वाला ये सवाल लग जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिन सवालों में आपको पैरों की संख्या सीधे सीधे दी जाएगी, गणना करने पर उनके सिरों की संख्या सीधे सीधे दी जाएगी, कबूतर और रखे गए सिरों की संख्या 90 दी जाएगी, पैरों की संख्या 204, मतलब जिनमें संख्या सीधे सीधे दे दी जाएगी वो आपके ट्रिक से लग जाएंगे। लेकिन जिन सवालों में सीधे बात नहीं बताई जाएगी, घुमा फिरा करके सवाल को बताया जाएगा, आपको उसके लिए बेसिक कांसेप्ट आना चाहिए, ठीक। तो देखिए, हम आपको क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग एक सवाल हम बेसिक से भी देखेंगे और ट्रिक से भी देखेंगे। बाकी इनको जैसे अब आपका पता चले, इसको हमने बेसिक से बता दिया, ट्रिक से भी बता दिया, तो इन दोनों सवालों का, और उम्मीद भी रही रहती कि आपके यहाँ पेपर में ऐसे ही सवाल आएंगे, बहुत ज्यादा घुमा फिरा करके आने वाले की संभावना कम होती है। तो हम लोग फिर उसके बाद ये देख लेंगे कि इसको ट्रिक से ही लगा लेंगे अगर लग जाएगा, उसके बाद इसको जो है बेसिक कांसेप्ट से लगाएंगे, ठीक। चलिए देखिएगा, सबसे पहले तो एक खेत पर देखिएगा होगा क्या, यहाँ पर दो तरीके के लोगों के बारे में आपको बताया जाएगा। देखिएगा, जैसे यहाँ पे होगा एक जानवर और यहाँ पर दूसरी तरफ होंगे पक्षी, और या तो कोई ना कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई ना कोई व्यक्ति होंगे। तो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझिए आप। देखिए, बात ऐसी है कि इनमें दो लोगों के बारे में, दो चीज़ों के बारे में चर्चा होगी और सवाल में, और जिनमें से कि देखिए चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, सिरों की संख्या सबके कितनी होती है, एक ही होती है। हाँ भाई, हर एक पक्षियों के एक ही सिर होते हैं, हर एक जानवर के एक ही सिर होते हैं, हर एक व्यक्ति के एक ही सिर होते हैं। अब इनमें दूसरी चीज में जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो होता है पैरों की संख्या में, पैरों की संख्या, और इनमें जो
जो चीजें आपको बताई जाए, दो लोगों के बारे में बताया जाएगा। जैसे एक बताया गया कि जानवर बताया गया है, एक मजदूर बताया गया, तो इनमें से क्या होगा कि एक के 2 पैर होंगे, एक के 4 पैर होंगे। आपको सिंपल सी बात पता है जानवरों के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। अब जैसे मजदूर है यानी कि व्यक्ति हैं, तो व्यक्तियों के जो कितने पैर होंगे, 2 होंगे। कभी कभी यहाँ पर मजदूर या व्यक्ति ना देकर के दे देगा आपको पक्षियों की संख्या दे देगा। किसकी संख्या देगा, पक्षियों की संख्या दे देगा। तो मतलब पक्षी बोलेगा, तो पक्षियों के भी कितने पैर होते हैं, 2। तो अर्थात कहने का मतलब सिरों की संख्या तो दोनों का सेम रहता है, लेकिन इनके जब पैरों की संख्या की बात करेंगे तो एक के 4 पैर रहेंगे और दूसरे के 2 पैर रहेंगे। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो, ये कॉमन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक जानवर और एक मजदूर। ठीक है, जानवर और दूसरा कौन है, मजदूर है। दूसरा कौन है, मजदूर। अब देखो हम लोग इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से एकदम लगाएंगे, कोई परेशान होना नहीं है। अब आपसे जैसे ये कहा गया है कि दोनों के सिरों की संख्या कितनी है, दोनों के सिरों की संख्या कितनी है, 120 है। तो भैया वहां पर क्या हुआ कि जानवर और मजदूर थे, एक मतलब फील्ड थी और वहां पे जानवर और मजदूर थे, इनके सिरों की संख्या 120 थी। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या है कि उसमें से मजदूर और जानवरों की संख्या, जो मजदूर रहे होंगे वहां पर मजदूर रहे होंगे, अगर आपको किसी एक की संख्या बता, जैसे मैं कह दूं कि वहां मजदूर अगर 30 थे, तो आपसे पूछ लूं जानवर कितने रहे होंगे, तो आप कहेंगे सर 120 में से अगर मतलब कुल मिलाकर के दोनों को जोड़ करके तो 120 था। अगर हम मजदूर 30 आप बता रहे हो, तो अगर 120 में से अगर हम 30 घटा दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि वहां पे 90 जानवर थे। पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अब आपको सेम कॉन्सेप्ट यहां करना है। हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि मजदूरों की जो संख्या है वो कितनी है, x है। मजदूर की संख्या कितनी है, x। तो जानवरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 120 माइनस x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। क्लियर है बात। देखो अगर नहीं समझ आ रहा, अच्छा मान लीजिए ये x और 120 माइनस x इसलिए हो गया क्योंकि कुल 120 थे। 120 में से अगर मान लीजिए हमारा आंसर जो भी आएगा लास्ट में, अगर मान लीजिए यहाँ पे 40 आया, तो 120 में से हम अगर 40 घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि नहीं वहाँ 80 जानवर हैं। ऐसा भी हो सकता है। दूसरा ये है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है मानने में, लोग मान नहीं पाते। तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि आप मान लीजिए कि जानवरों की संख्या x है और मजदूरों की संख्या 120 माइनस x कर दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अब देखो अब आगे क्या कह रहा है कि इनके कुल मिलाकर के सिरों की संख्या कितनी है, 120। तो हमने माना कि जानवरों की संख्या कितनी है, x है। मजदूरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 120x। 120 माइनस x इसलिए क्योंकि 120 में से अगर हम जानवरों की संख्या निकाल देंगे तो जो बचेंगे कितने बचेंगे, वहां मजदूर बचेंगे। आगे क्या कह रहा है, इनके पैरों की संख्या कितनी है, 340। पैरों की संख्या 340। तो अब अगर आप मुझे ये बताओ, अगर जितने भी जानवर होते हैं प्रत्येक जानवर के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं ना, 4 पैर होते हैं। अगर सपोज दैट यहाँ पे आपको पता चलता कि यहाँ पे 40 जानवर हैं, तो इनको 4 से गुणा करके बता देते कि सर जी 160 पैर इनके हो जाएंगे। यही होंगे कि नहीं होंगे। और आपको अगर ये चीज पता चलती, यहाँ पर भी जो संख्या आती उसको आप 2 से गुणा कर देते तो कुल पैरों की संख्या आपको मिल जाती। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि अब अगर हम यहाँ पैरों की संख्या निकालेंगे तो दोनों के जितने भी पैर हैं जोड़ देते हैं। तो जानवरों के कितने पैर होते हैं, 4। तो जानवरों के कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। मजदूरों के कितने पैर होते हैं, 2। तो इनको अगर हम गुणा करेंगे तो 240 माइनस 2x इतने पैर हो गए। अब देखो अब ये हो गए कितने, ये हो गए पैर, इनके कितने पैर हो गए, ये इतने 4x पैर, और इनके कितने पैर, 240 माइनस 2x पैर। क्या कर रहा है कि कुल इनकी संख्या कितनी है, 340 है। अगर 340 है तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे। 4x प्लस 240 माइनस का 2x बराबर कितना है, 340। x का मान निकाल लेंगे यहाँ से, 4x माइनस 2x बराबर कितना होगा, 2x बराबर 340 माइनस 240। अब बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। 2x बराबर अगर 100 तो x बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। 50 हो गया। अब x बराबर अगर 50 हो गया तो हमने जानवरों की संख्या कितनी मानी थी, x मानी थी ना। जानवरों की संख्या अगर x मानी थी तो इसका मतलब वहाँ जानवर कितने हैं, 50 है, 50 जानवर हैं। और मजदूरों की संख्या कितनी हो गई थी, 120 माइनस x। तो 120 में से अगर हम 50 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 70। तो मजदूरों की संख्या कितनी हो जाएगी वहाँ पे, 70। सवाल में आपसे कोई भी चीज़ पूछ सकता है, मजदूरों की संख्या बताइए तो 70, जानवरों की संख्या बताइए तो 50। क्लियर हो गई होगी बात। ठीक, चलिए अब इसी सवाल को देखिए हम ट्रिक से कैसे लगाते हैं। ट्रिक से लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे लगाएंगे देखिएगा। सॉरी, थोड़ा खांसी वासी इस समय आ रही है। देखिएगा अगर हम इसको लगाएं तो देखो भैया क्या करना है, आपको इसे लगाना है कि फार्मूला लिख लीजिएगा, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, जानवरों की संख्या, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या जो होती है वो ट्रिक कैसे होगा, इसमें होगा पैरों की संख्या, पैरों की संख्या माइनस 2 गुणे सिर बटे 2। यहाँ से जो 4 पैर वाले जानवर, अब देखो बात ऐसी है,
सवाल में हमसे ये पूछा है कि जानवरों की संख्या बताइए। तो कभी कभी ऐसा होगा, अब जैसे आप इसको इस तरीके से समझें कि जैसे मान लीजिए सवाल ऐसा हो कि जैसे आपसे ये कहा जाए कि वहाँ पर कुल मिलाकर के लोग कितने थे, 120, कुल कितने थे, 120 थे। 120 में कौन कौन था, जानवर थे और दूसरा कौन था, मजदूर थे। कौन थे, मजदूर थे। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इस फार्मूले से क्या होगा, इस फार्मूले से मतलब ये जो ट्रिक है आपकी, इस ट्रिक से हमेशा किसकी संख्या आएगी, जानवरों की संख्या आएगी। हमेशा किसकी संख्या आएगी, जानवरों की संख्या। अब जब जानवरों की संख्या आपकी आ जाएगी तो 120 में से जब जानवरों को आप निकाल देंगे तो बाकी जो बचेंगे वो मजदूर है, तो केवल बचेंगे ना। तो हम चलिए वही करके देख लेते हैं। देखो पैरों की संख्या कुल कितनी थी, 340 थी, माइनस 2 गुणे सिरों की संख्या कितनी थी, सिरों की संख्या कितनी थी सवाल में भाई, 120 थी क्या शायद, हाँ 120 थी, हाँ ठीक है, 120/2। अब इसको अगर करेंगे तो 340, 12 दूना 24 हो जाएगा, यानी कि बचेगा कितना, 100/2, कितना हो गया, 50। यानी कि जानवरों की संख्या आपकी कितनी आ गई, 50। जानवर कितने हो गए, 50। अब आप बताओ, अगर इसी सवाल में जानवरों की संख्या आपसे पूछा है तो डायरेक्ट आप आंसर कितना टिक कर दीजिएगा, 50। लेकिन सपोज दैट अगर आपको यहाँ पे पूछ ले कि मजदूरों की संख्या आप बताइए, किसकी संख्या बताइए, मजदूरों की, तो मजदूरों की संख्या यहाँ इससे डायरेक्ट नहीं आएगी। तो आप जानवरों की 120 में से कितने जानवर हो गए, 50। अब अगर 120 में से 50 हो गए तो मजदूर कितने बचे, 70 बचे, क्योंकि 120 में से आप 50 को हटा देंगे, जो बचेगा वो कौन बचेगा, मजदूर बचेंगे। क्लियर हो गई होगी बात, ठीक। चलिए अगला सवाल हम लोग फिर से अगला देख लेते हैं, अगला कैसे लगाएंगे, ठीक। अगला देखो, अगला ये है, इसको बाद में बताऊंगा, इन दोनों को पहले लगाते हैं। देखो, एक चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और शेर हैं और गणना करने पर उनके कुल कितने सिर हैं, 40। वहाँ यानी वहाँ पर कितने हैं, वो शुतुरमुर्ग कौन कौन है और शेर है। देखो भैया शेर है ना, और दूसरा कौन है, शुतुरमुर्ग है ना, शुतुरमुर्ग है। अब शुतुरमुर्ग एक पक्षी है, आपको पता है, और शेर क्या है, एक जानवर है। शेर क्या है, जानवर है। अब अगर जानवर है तो फार्मूला, अभी हमने जो लोग ट्रिक हम पढ़े, क्या पढ़े, जानवरों की संख्या। जानवरों की अगर हमको संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, पैर माइनस 2 गुणे सिर/2, ऐसे ही लिखा था। इनके पैरों की संख्या कुल कितनी है, 100 है। पैरों की संख्या कितनी है, 100 माइनस 2 गुणे सिर कितने हैं, 40 है, /2 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, ये 80 और 100 में से 80 घट जाएगा, बचेगा कितना, 20/2, और 20/2 यानी आया कितना, 10। यानी कि जानवर, यहाँ पे अगर मान लीजिए जानवर नहीं लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि शुतुरमुर्ग और शेर में जानवर कौन है, शेर है। तो जानवरों की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। इसका मतलब शुतुरमुर्ग कितने हैं, 30 हैं, क्योंकि 40 में से 10 घटा देंगे तो शेष 30 बचेगा। तो कह रहा है कि शेरों की संख्या बताइए, तो सवाल में शेरों की संख्या पूछा, आप डायरेक्ट 10 बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल हम फिर से ये वाला देख लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर कौन कौन है, किसी बाड़े में खरगोश और कबूतर रखे गए हैं। यदि उनके सिरों की संख्या कितनी है, 90। देखिए ये सिरों की संख्या ही, उनका मतलब ये है कि सिरों की संख्या ही तो कुल बताता है ना भाई। सिर, सबकी खोपड़ी गिन ली गई कितने हैं वहां पे, तो वो जितनी खोपड़ियां हैं उतने ही तो वहां पर, जैसे इसमें सवाल में बोला है कि खरगोश और कबूतर, तो उतने ही तो खरगोश और कबूतर कुल होंगे जितने उनके सिर होंगे, ना तो उससे ज्यादा ना उससे कम, है ना। तो अब देखो, जैसे इसमें कितना बोला है, उनके सिरों की संख्या कितनी है, 90, और 90 में है कौन, खरगोश और कौन है, कबूतर है। खरगोश और कौन है, कबूतर है। आपको पता है कि कबूतर जो है, कबूतर क्या है, एक पक्षी है। खरगोश क्या है, जानवर है कि नहीं है। और अगर जानवर आप देखें, खरगोश क्या है, जानवर, कबूतर क्या है, पक्षी। अब देखो, अगर साइंस के हिसाब से देखो, अगर खरगोश, मान लीजिए अगर जानवर नहीं भी है तो खरगोश के कितने पैर होंगे, 4, और जानवरों के कितने पैर होते हैं, 4। कबूतर के कितने पैर होंगे, 2। तो अब खरगोश जानवर है, तो फिर सवाल वही बन जाता है कि यदि उनके सिरों की संख्या कितनी है, 90 है, तो पहले पैर कितने थे, 224 माइनस 2 गुणे 90 कितना हो जाएगा, 2। अब इसको आप क्या करेंगे, 9 दूना 18, 224 माइनस 180 कर देंगे, बटे कितना हो जाएगा, 2। बचेगा कितना यहाँ, 44/2, 44 से बचेगा ना, हाँ बचे, आएगा कितना, 22। अब अगर 22 किसका है, जानवरों की संख्या। जानवर कितने थे, जानवर यानी खरगोश कितने हो गए, 22। 90 में से अगर ये 22 हो गए तो शेष बचा यहाँ पे कितना, बचे कितने, ये 68 बचना है, 68 हो जाएगा आपका। कबूतरों की संख्या, सवाल क्या पूछा है, कबूतरों की संख्या बताइए, तो कबूतरों की संख्या आप कितनी बता देंगे, 68 बता देंगे, ठीक। चलिए अब देख लीजिएगा, अगर मान लीजिए सवाल थोड़ा सा, मान लीजिए क्योंकि जिनमें डायरेक्ट ये संख्या दी जाएगी और इसी तरीके के सवाल आने की संभावना भी है आप यहाँ, और तब तो आप इनको लगा ले जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि सवाल जो दिया गया है उसमें कुछ अलग से चीजें अगर आप मान लीजिए बता दी जाएं, या कुछ चीजें हो जो डायरेक्ट ना बताई जाए, तब आप सवाल को कैसे लगाओगे। देखो समझो बात को, कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी। देखो कौन कौन था भैया, घोड़े थे और कौन था, आदमी। घोड़े थे और कौन था यहाँ पे, आदमी।
कह रहे हैं उतनी ही संख्या में आदमी यानी कि इनकी जो संख्या थी वो कितनी थी, संख्या कितनी थी। मान लेते हैं कि घोड़ों की संख्या x और आदमियों की संख्या कितनी है, ये भी x है। क्यों? क्योंकि सवाल में ये बात कही जा रही है कि कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी, यानी जितने घोड़े हैं उतनी ही संख्या में आदमी भी थे। ठीक है, कहीं जा रहे हैं, आधे आदमी घोड़े पर बैठे हैं, आधे आदमी कहाँ हैं, घोड़े पर बैठे हैं। ठीक है, तथा शेष आदमी घोड़े का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। एक बात ये बताओ, अगर x आदमी थे, आधे आदमी घोड़े पर बैठ गए, जैसे मान लीजिए कि आप लोग कहीं टहलने के लिए जा रहे हैं, जितने घोड़े हैं, समझिएगा, जितने घोड़े हैं और उतने ही आदमी हैं, जा रहे हैं पैदल सब लोग जाते। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर होता क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जितने घोड़े हैं और उतने आदमी भी हैं, मतलब उसको पकड़ के ऐसे जा रहे हैं सीधे। अब देखिए, जब वो जा रहे थे तब मतलब ये है कि आदमी भी उतने ही थे, घोड़े भी उतने थे, सब पैदल चल रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि उसमें से आधे आदमी घोड़े पे बैठ गए, आधे आदमी क्या हुआ, अपने अपने घोड़े पे बैठ गए, और बाकी आधे जो चल रहे थे वो कहाँ चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, आधे पैदल चल रहे थे। अब अगर आधे आदमी पैदल चल रहे हैं, आधे घोड़े पर बैठ गए हैं, तो अब आदमी कितने बचे वहां पे, मतलब अगर x थे तो जो पैदल चल रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, x/2 है। ये किसकी है, पैदल वालों की। अब क्यों? क्योंकि आधे कहाँ बैठ गए हैं, जाकर के आगे बैठे, आधे बैठे हैं ऊपर, घोड़े के ऊपर बैठ के गए, तो उनका पैर तो जमीन में चल नहीं रहा, तो जमीन में चल कौन है, पैदल चलने वालों की संख्या कितनी हो गई, x/2। सवाल ये कह रहा है कि यदि पैदल चल रहे, यदि जमीन पर चल रही पैरों की संख्या, तो देखो अब हम अगर इनके पैरों की संख्या निकाल लें, इनके क्या निकाल लें, पैरों की संख्या। तो देखो पैरों की अगर हमको संख्या निकालनी है, पैरों की संख्या निकालने के लिए आपको पता है कि घोड़े अगर x हैं तो जितने घोड़े हैं उसके 4 गुना पैर होंगे। जैसे अगर मान लीजिए 5 घोड़े जा रहे हैं तो 5 घोड़ों के 4 पैर होंगे ना, 5 चौका 20। तो हमको पहिया तो पता नहीं इस कितने हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो घोड़ों के कुल कितने पैर हो जाएंगे, 4x। अगर सभी आदमी पैदल जा रहे होते तो हम यहाँ 2 से गुणा कर लेते तो कुल 2x पैर हो जाते उसके। लेकिन आधे आदमी तो घोड़े पर बैठ गए हैं, बचे कितने, आधे। और आधे आदमी, क्योंकि प्रत्येक आदमी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो इसको क्या कर देंगे, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 जाएगा कट, यानी इनके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। कह रहा है कि जमीन पर चल रही पैरों की संख्या कितनी है, 70। तो दोनों को जोड़ देंगे, बराबर कितना लिख देंगे, 70। तो यानी कि 5x बराबर अगर 70 तो x बराबर कितना आ गया, 14। अब x बराबर 14 आया तो वहां घोड़े कितने थे, तो 14 घोड़े थे, आदमी कितने थे, तो वो भी 14 थे। क्यों? क्योंकि सवाल में कहा गया है कि जितने आदमी हैं उतने ही घोड़े हैं, सवाल ये था। अब देखिए, इसी को अगर आप दूसरे तरीके से समझना चाहें तो समझ लें। देखिए, अगर जैसे जब 14 घोड़े थे भैया, तो 14 घोड़े थे, 14 ही आदमी थे। तो ये अगर चूंकि ये पैदल चल रहे थे तो 14 घोड़े थे, तो इनके पैरों की संख्या हमको निकालनी होती तो इसको 4 से गुणा करते कि ना करते, हम गुणा करते। अब उसके बाद जितने आदमी थे, जैसे 14 लोग थे, हमने यहाँ पे क्या किया, पहले x का मान 14 माना, फिर बोला गया कि आधे आदमी घोड़े पे बैठ गए। तो आधे आदमी जब घोड़े पे बैठ गए तो पैदल कितने चल रहे हैं, पैदल हमने क्या बताया आपसे, x/2। तो यानी कि 14 कितने पैदल चल रहे हैं, 14/2 चल रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है, इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 7। और जब 7 लिखेंगे, अब जब ये 7 आदमी यानी पैदल चल रहे हैं, और जब 7 आदमी पैदल चल रहे हैं तो हमने क्या कहा कि फिर जो आदमी पैदल चल रहा है उसके प्रत्येक आदमी कितने पैर होते हैं, 2। तो फिर हमने 7 से क्या किया, इसको 2 से गुणा कर दिया। तो आप चाहे 14/2 गुणे इसको 2 करते तो 2 से 2 काट देते, या आप 7 गुणे 2 करके डायरेक्ट आप 14 लिख दीजिए, ऐसा भी हो जाएगा। तो हमने सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर किया कि 14 गुणे, आप देखिए यहाँ पर x का यहाँ पर कितना आया था, ये 14 आया था। तो अगर हम जोड़ देंगे, 14 चौका कितना होता है, ये 56, और प्लस इधर इन जो लोग पैदल चल रहे थे 7 लोग, उनका 14 जोड़ देंगे तो कुल कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। इस तरीके से आप सवाल लगाएंगे। ठीक, देखिए आपके पेपर में जो सवाल आने की उम्मीदें होती है वो यहीं से ज्यादा पूछे जाते हैं, ट्रिक वाले से। तो आप कोशिश करिए ऐसे सवालों को लगा लीजिएगा। बाकी आप दूसरा टाइप फिर क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे लगाना है दूसरे टाइप के सवाल। चलिए, ये कुछ सवाल हमने लिखे हैं। जैसे कि ये पहला वाला जो सवाल लिखा है, इसको तो हमने कल आपको पढ़ा ही दिया था। देखिएगा, जैसे किसी टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक अगले मिनट में 2 गुने हो जाते हैं। यदि टोकरी 30 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाती हो तो टोकरी का 1/4 हिस्सा कितने मिनट में भरा था। देखिएगा, बात कुछ ऐसी ही है कि जैसे हम अगर ये देखें तो आपको ये लगेगा कि अगर कोई भी टोकरी है, अगर ये टोकरी है, अगर ये 30 मिनट में पूरा भर जाती है, 30 मिनट में पूरा भर जाती है, तो आप ये कहेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका आधा कब भरा होगा तो आप कहेंगे आधा 15 मिनट में भरना चाहिए। अब पूछूं कि 1/4 कब भरे जाएगा तो आप कहेंगे 7.5 मिनट में 1/4 होना चाहिए था, है ना।
7.5 मिनट में 1/4। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जरा इसको हम लोग थोड़ा सा इनडायरेक्टली समझते हैं। जैसे जो लोग कल की क्लास देखे होंगे उनको बात समझ आई होगी, वो लगा के आराम से बता देंगे। देखिएगा, अगर ये टोकरी भरने में कुल मिलाकर के 30 मिनट का समय लगा, ये टोकरी थी, टोकरी भर गई 30 मिनट में, ठीक है, 30 मिनट में भर गई। अब ये सवाल ये है कि 30 मिनट में भर जाती है तो इसका 1/4, यानी कि पूरी की पूरी टोकरी ये 30 मिनट में भरती है, तो इसका जो आधा हिस्सा होगा भैया वो 29 मिनट में भरा जाएगा, 29 मिनट में भरा जाएगा। और 1/4 हिस्सा कितने मिनट में भरा जाएगा? 28 मिनट में भरा जाएगा। अब ये कैसे समझिए, देखिए, जब यह टोकरी 29 मिनट में आधी भरी रही होगी, समझिएगा, 29 मिनट में जब ये टोकरी आधी भरी रही होगी, तभी तो ये 30 मिनट में इसका 2 गुना हो जाएगा, तभी तो 30 मिनट में पूरा का पूरा भर जाएगा। क्योंकि सवाल कह रहा है कि हर एक अगले मिनट में वो 2 गुनी हो जाती है, हर एक अगले मिनट में 2 गुना हो जाता है। तो 29 मिनट में जब ये आधी टोकरी भरी रही होगी 29 मिनट में, तभी तो ये 30वें मिनट में जस्ट इतना था, 30वें मिनट में इसका जस्ट डबल हो गया। अब 28 मिनट की हम बात करें तो 28 मिनट में 1/4 रही होगी, 28 मिनट में 1/4 का मतलब यहाँ तक भरी रही होगी, तभी तो जब 28 मिनट में 1/4 तो उसके बाद 29वें मिनट में इसका डबल हुई तो इतना हो गया, और 30वें मिनट में इसका डबल हुआ तो इतना हो गया। बात समझ आ गई होगी। तो इस तरीके के सवाल जब भी आपके पास आए तो अगर 1/4 पूछे तो 28 बता दीजिएगा, 1/8 पूछता है तो आपको कितना बता देना है? 27 मिनट आपको बता देना है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे सर 1/6 अगर पूछ ले, देखिए ऐसा सवाल अभी तक तो नहीं देखने को मिला है कि 1/6 आए तो फिर उसमें फिर पूरा का पूरा मेथड लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो चूंकि ये रीजनिंग हम लोग पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग में हम लोग जो, जैसे हम लोग अभी सोचे ना कि 30 मिनट में अगर एक पूरा भर रही तो 15 मिनट में आधा भरेगी, 1/4 7.5 मिनट में, तो उस तरीके से नहीं है, बल्कि इसमें हमको ये चीज, इसको रियलिटी सोचना होता है, ठीक है ना। कि जैसे होता है कि कोई आदमी है, कोई गड्ढा खोद रहा है, वो पूरा गड्ढा 30 मिनट में खोदा, 30 दिन में खोदता है, आधा कितने दिन में खोदेगा, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जैसे मतलब इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, तभी हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ है सवाल में, ठीक। चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा। एक बंदर 30 फुट लंबे नारियल के पेड़ से सवाल, बहुत मस्त मस्त सवाल आते हैं इसमें। चलो बंदर वाला देख लो भैया। देखो सवाल कुछ यूं है कि एक बंदर 30 फुट लंबे नारियल पेड़ के नीचे है, हर प्रयास में वह 3 फीट ऊपर चढ़ जाता है और 2 फीट नीचे खिसक जाता है। इस दर से वह बंदर कितने प्रयास में पेड़ के शिखर पर पहुंच जाएगा? देखो भैया, एक पेड़ है, ये पेड़ है और ये कितने फीट का है? 30 फीट का है। सवाल यह है कि कह रहा है कि एक हर प्रयास में वह 3 फुट ऊपर जाता है। तो देखो जैसे 1 2 3, तो जब वो पहली बार प्रयास करता है तो कितना जाता है? 3 फीट जाता है, और 2 फीट नीचे खिसक आता है, तुरंत क्या होता है? 2 फीट नीचे चलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्रयास में वो कितने फीट चढ़ रहा है? तो 1 फीट चढ़ रहा है। कितने फीट चढ़ रहा है? 1 फीट चढ़ रहा है। चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है? अब देखो आप समझिएगा बात को, एक प्रयास में कितने फीट चढ़ रहा है? 1 फीट। क्यों? क्योंकि वो पहले तो 3 फीट उछलता जरूर है, मतलब 3 फीट जा रहा है, लेकिन वो खिसक तुरंत यहाँ से फिर वो 2 फीट, 1 और 2 फीट नीचे आ जा रहा था। हम ये कह सकते हैं कि एक प्रयास में वो कितना चढ़ रहा है? तो 1 फीट चढ़ रहा है। 1 फीट अगर चढ़ रहा है तो अगर हम इस हिसाब गणित के नियमानुसार लगाएं तो एक प्रयास में वो 1 फीट चढ़ रहा है, तो 30 फीट चढ़ने के लिए उसको कितने प्रयास चाहिए? 30 प्रयास चाहिए। लेकिन दरअसल रीजनिंग और मैथ में यही तो चीज़ों का थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर यह देखा जाता है कि आप मतलब अपने व्यवहारिक जीवन से कितने कुशल हैं, क्योंकि मैथ में चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली जो चीज़ जरूर लगेगा वो लगना है। यहाँ व्यवहारिक रूप में आप इसको समझिए कि इसको दरअसल ये 30 प्रयास नहीं लगेगा। आप इसको समझिए बात को। हम इतना तो मान लेते हैं, इतना मानते हैं कि चलिए ठीक है, अगर ये 30 फीट है, 30 है, फिर इसके पहले 29 होगा, फिर 28 होगा, फिर ये 27 फीट होगा, इतना होगा। अब 27 के पहले मैं और कम कर लेता हूँ, 26 फीट होगा। तो हम लोग इसको करते क्या है कि इसको हम लोग लेकर के चलते हैं 27 फीट तक। कहाँ लेकर के चलते हैं? 27 फीट तक। और 27 फीट तक ये क्या करता है कि पहले ये हर बार 3 फीट उछलता है, फिर यहाँ से 3 फीट उछलेगा, फिर 2 फीट नीचे आएगा, फिर यहाँ से 3 फीट चढ़ेगा, फिर 2 फीट नीचे आएगा। तो इतनी बात तो आपके समझ आ रही होगी कि हम इसको 27 फीट तक चढ़ाते हैं। कहाँ तक ले चलते हैं? 27 फीट। बराबर कितना प्रयास हो जाएगा? 27 प्रयास में 27 फीट तक जाए, क्योंकि एक प्रयास में 1 फीट जाता है, 27 फीट में 27 फीट। अब आप कहेंगे सर 27 तक आप क्यों लेके गए? बता रहा हूं। देखो अब ये जब 27 यहाँ आकर के बैठ गया है, यहाँ आकर के भाई ये हर बार ऐसे सिस्टम चल रहा, कुछ चढ़ा फिर कुछ उतरा, फिर कुछ चढ़ा फिर कुछ उतरा, फिर कुछ चढ़ा फिर कुछ उतरा, अब फिर चढ़ा फिर चढ़ा। चढ़ने के बाद ये मान लीजिए यहाँ तक चढ़ा और इसके बाद ये जब 2 फीट नीचे आया तो यहाँ पर आकर के 27 पर आकर के अभी बैठा है।
अब ये सोच रहा है कि हमको ये अब आप सोचिए, ये ऊपर है, मान के चलिए एकदम ऊपर है। अब इसको अगर 3 फीट की जब यहाँ 27 के बाद ये अगले वाले में 3 फीट की ये जब छलांग लगाएगा ना, तो फिर नीचे खिसक करके नहीं आएगा, फिर ये सीधे के सीधे इसके टॉप पे वो पहुंच ही जाएगा। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि 27 प्रयास में तो ये 27 फीट जाएगा, लेकिन जैसे ही 28वां प्रयास करेगा, 28वां प्रयास करेगा, उसमें आप 3 फीट वो इकट्ठा चढ़ जाएगा और 28 प्रयास में ये कितने फीट पहुंच जाएगा? 30 फीट। तो आप कहेंगे सर सब बात तो समझ आ गई, लेकिन आप उसको 27 फीट ही क्यों लेकर के गए? देखिएगा आपको कितनी फीट उसको लेकर के जाना होगा ऊपर की तरफ, वो आप जरा आप समझिए। देखिए एक बात तो समझ आ रही होगी कि एक प्रयास बराबर 1 फीट होता है इसमें, एक प्रयास बराबर एक फीट, इतना समझ आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पर हमने 27 ही क्यों लेके गए? देखिएगा आपको जब भी वो पहले प्रयास में जितने फीट उछलता हो, 3 फीट उछलता है, कितने फीट उछलता है वो? 3 फीट। वो कितने फीट उछल रहा है? 3। तो आपको क्या करना है कि जो भी उसकी जो हाईएस्ट, मतलब जो सबसे ऊंचाई वाला स्थान होगा, वो जितना उछलता है, जितना खिसकता है उससे मतलब नहीं, जितना उछलता है उतना कम कर दीजिए। जैसे 30 में से हम 3 फीट कम कर दिए तो कितना है? 27। तो 27 फीट तक तो आपको उसको गणित के हिसाब से लेके जाना है। किसके हिसाब से? गणित के हिसाब से, कि एक प्रयास में 1 फीट चढ़ता है तो 27 फीट चढ़ने में उसको कितना मिनट, 27 फीट में कितना प्रयास लगेगा? 27 प्रयास, है ना, 27 प्रयास। अब लेकिन जब वो 28वां प्रयास करेगा ना भैया, जब वो 28वां मतलब एक प्रयास और करेगा, तो अगले वाले प्रयास में सीधे के सीधे टॉप पे पहुंच जाएगा। और फिर अगले वाले में कितने? अच्छा ऐसा नहीं है कि हर प्रयास में केवल ये 1 फीट चढ़ा है, नहीं, हर प्रयास में ये चढ़ता तो 3 फीट था, लेकिन 2 फीट नीचे आ जाता था। फिर जैसे यहाँ है, यहाँ आ गया, यहाँ से फिर ये 3 फीट चढ़ेगा, लेकिन फिर 2 फीट नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ से 3 फीट चढ़ेगा, फिर 2 नीचे आ जाएगा, फिर 3 चढ़ेगा, फिर 2, ऐसे करते करते ये 27 तक तो पहुंचा, 27 तक तो ये पहुंचा। लेकिन जब इसका अगला, जब 27 के बाद वाला नंबर आएगा, यानी कि 3 इसमें से हमने इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमने 3 क्यों घटाया? 3 इसलिए घटाया क्योंकि ये जितना उछलता है कुल ऊंचाई में से उतना आप घटा करके उसको उतने तक आप पहले इसको नियम के आधार पर लेकर जाइए। तो 27 प्रयास 27 फीट, अगला जब एक प्रयास और करेगा तो 27 बल्कि ये 28वें जो प्रयास होगा इसका, 28वें प्रयास में ये पूरा का पूरा 30 फीट भी ये पहुंच जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात आपकी? चलिए अगला सवाल देख लेंगे, है ना। अगला सवाल क्या था? हाँ ठीक है, देखेंगे। देखिए ऐसे सवाल आपके यहाँ थोड़ा सा रीजनिंग है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है आपका। एक तो दरअसल आपको अभी देखिए डिजिटल बोर्ड वाली व्यवस्था हो रही है, हो जाए बस, आ जाए किसी तरीके से। तो ये हमको जो लिखना पड़ रहा है एक वीडियो बनाने में 3-3 घंटे, क्योंकि आपको तो लगता होगा कि वीडियो 1-1 घंटे का बना, लेकिन हम वीडियो रोकते हैं, उसके बाद फिर लिखते हैं, फिर बनाते हैं, फिर लिखते हैं। चलिए ठीक है, देखिएगा। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है। तो 12 मीटर चढ़ता है, वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे। देखो यहाँ पे 2 तरीके की, इसका अब इससे आप 2 तरीके के सवाल बनेंगे, जरा समझिए आप। देखो क्या समझना है कि जैसे मान लीजिए एक खंभा है, ये कितने मीटर का है? 12 मीटर का। यहां आपको 2 चीजें समझनी है। 2 चीजें क्या है कि जैसे 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है, वो पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। देखो जब वो पहले मिनट में चढ़ेगा, पहले मिनट में कितना चढ़ता है? 2 मीटर चढ़ता है, और उसके बाद अगले मिनट में 1 मीटर नीचे आ जाता है। देखिए पहले मिनट में क्या हुआ? 1 2 मीटर तो ये चढ़ गया, 2 चढ़ गया, लेकिन ये कब है? ये पहले मिनट वाली की कहानी है। दूसरे मिनट में क्या होता है? 1 मीटर नीचे आ जाता है। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि वो 2 मिनट में कितना चढ़ता है? 2 मिनट में कितना चढ़ता है? 1 मीटर। 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। जैसे समझो, देखो पहले वाले मिनट में वो 2 मीटर तो चढ़ जाता है। कितने मीटर? 2 मीटर चढ़ गया। ये नहीं कह रहा है कि, देखिए हाँ समझिए बात को, ये कहता है कि पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, तुरंत 1 मीटर नीचे आ जाता है। तब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते कि 1 मिनट में कितना चढ़ा? 1 मीटर चढ़ा। लेकिन सवाल ये बोला है कि पहले मिनट में तो 2 मीटर चढ़ता है, लेकिन दूसरे वाले में 1 मीटर नीचे आ जाता है। इसका मतलब ये है कि 2 मिनट में वो 1 मीटर चढ़ रहा है, क्योंकि पहले वाले में 1 2 तो गया, लेकिन दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे आ गया। फिर तीसरे वाले मिनट में 1 2 चढ़ेगा, फिर चौथे मिनट में फिर 1 मीटर नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि 2 मिनट में वो कितना चढ़ रहा है? तो 1 मीटर चढ़ रहा है। 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ा।
अब यही सवाल बनता है आपसे कि 1 मिनट चढ़ रहा है तो वह कितने मिनट पे खंभे के शीर्ष पर होगा। हमने क्या बताया कि खंभा के शीर्ष कितना भैया 12 मीटर का है, 12 मीटर, और वो पहली बार में जितना चढ़ता हो उतना घटा लीजिए उसको। तो पहली बार में कितना चढ़ रहा है, पहली बार में 2 मीटर, तो हम 10 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ गया 10। तो हम उसको 10 मीटर जो है 10 मीटर चढ़ाएंगे किसी मैथ के एकदम कैलकुलेशन के हिसाब से। तो 1 मीटर चढ़ने में अगर 2 मिनट का समय लगता है तो ये बताओ 10 मीटर चढ़ने में 10 इधर से गुणा करो 10 इधर से करो, तो 10 मीटर चढ़ने में उसको कितना मिनट का समय लगेगा। तो आप कहेंगे सर जी 20 मिनट का समय लगेगा, 20 मिनट का। और अगर 10 मीटर चढ़ने में उसको 20 मिनट का समय लग रहा है तो अब यहां तक वो पहुंच चुका है, यहां तक वो पहुंच चुका है, 10 मीटर चढ़ चुका है कितने मिनट में, 20 मिनट में। लेकिन वह जैसे ही अगले मिनट में, अगला वाला जो उसका मिनट होगा, अगले मिनट में वो कितना चढ़ेगा, 2 मीटर चढ़ेगा। और 2 मीटर चढ़ा नहीं कि वो कितने पहुंच जाएगा, 12 मीटर पे, यानी 21 मिनट में वो कितने मीटर पहुंच जाएगा, 12 मीटर पहुंच जाएगा। आशा करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। ठीक, चलिए अगला देख लीजिएगा सवाल, है ना। अगला सवाल कैसे है, देखिए कि सवाल ये है कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे शीर्ष को छू लेगा। देखो कितने मीटर है, 60 मीटर, 60 फीट है, 60 मीटर, चलिए 60 फीट है, ये कितना है, 60 फीट है। अब अगर ये 60 फीट है तो कितने समय में एक बंदर 60 मीटर लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा। यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट नीचे आ जाता है, मतलब 1 सेकंड की बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि पहले सेकंड में 3 फीट चढ़ता है, समझो 1 2 3 फीट चढ़ता है और उसके बाद 2 नीचे आ जाता है। तो 1 सेकंड में पहले 3 चढ़ा और तुरंत 2 फीट नीचे आ गया, तो 1 सेकंड में कितना चढ़ रहा है, ये 1 फीट चढ़ रहा है। अगर सवाल ऐसा होता कि पहले सेकंड, ये ध्यान रखिएगा पेपर में गलती हो जाती है, मतलब जल्दबाजी में सवाल मत लगा के आइएगा। देखिए अगर वो बोलता कि पहले मिनट सेकंड है इसमें सवाल में कितने समय में, हाँ पहले सेकंड में अगर 3 फीट चढ़ता, अगले सेकंड में 2 फीट नीचे आता, तो इसका मतलब ये होता कि वो 2 सेकंड में कितना चढ़ रहा है, 1 फीट चढ़ रहा है। कितना चढ़ रहा है, 1 फीट। लेकिन सवाल यह है कि वो पहले मिनट में ही 3 फीट चढ़ता है और तुरंत 2 फीट नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि 1 सेकंड में कितने फीट चढ़ रहा है, 3 फीट चढ़ रहा है। हमने क्या बताया कि उसको जितने फीट चढ़ना हो, जितने फीट उछलता हो, उसमें से आप पहले 3 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 57 आ जाएगा। कितना आएगा 57। और उसको क्या करना है आपको, जब 57 फीट उसको चढ़ाइए तो 1 फीट चढ़ने में 1 सेकंड, तो 57 फीट चढ़ने में उसको 57 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा, आप बताओ। 57 सेकंड लग रहा है। अब अगली बार यहां से जब वो चढ़ेगा तो कितने फीट चढ़ेगा, 3 फीट, और अगले सेकंड में यानी कि अगले 1 जो सेकंड होगा उसमें वो कितने फीट चढ़ेगा, 3 फीट चढ़ जाएगा। तो 3 फीट चढ़ने का मतलब 58 सेकंड में वो कुल मिलाकर के 60 फीट पर वो पहुंच जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात, है कि नहीं। ठीक, आपको इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि जितना उछलता है पहली बार में उसको आप घटा करके यहाँ लिख लीजिए, उतना आप एकदम मैथ के कैलकुलेशन के हिसाब से लेकर के चलिए कि 1 सेकंड में अगर 1 फीट जा रहा है तो 57 सेकंड में 57 फीट जाएगा। ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, अगर बोलता है कि पहले ही सेकंड में 3 फीट चढ़ता, तुरंत 2 फीट नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब 1 सेकंड में 1 फीट वो चढ़ रहा है। अगर सवाल में बोलता है पहले सेकंड में 3 फीट ऊपर जाता है और अगले सेकंड में 2 फीट नीचे आता है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा कि 2 सेकंड में कितने फीट चढ़ेगा, फिर वो 1 फीट चढ़ेगा। तो अब अगर 2 चढ़ेगा तो फिर 57 दूना कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 114 सेकंड के आसपास हो जाता। तो अगर यहाँ इसको आप समझ लीजिए और इसको 3 घटा करके या जितना भी उछलता हो उतना घटा करके यहाँ लिख लीजिएगा, मैथ के कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पहुँचा दीजिएगा। अगले बार में 1 सेकंड में वो फिर चढ़ेगा 3 फीट, और 3 फीट यानी 58 सेकंड में वो कुल मिलाकर के 60 फीट आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए कुछ और इसी तरीके से महत्वपूर्ण सवालों को लिखता हूं, फिर मैं लगाता हूं, है ना। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन लिखे हैं, इनको देख लेंगे। जैसे लिखा है कि 6 खिलौने देखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से एक खिलौने का वजन कम है। कम से कम बार तराजू का प्रयोग करके उस खिलौने को पता करना है, तो तराजू का कम से कम कितनी बार प्रयोग करना होगा। देखिएगा बात ऐसी है कि इस चैप्टर में मतलब इतने अच्छे सवाल होते हैं, मतलब मज़ा आ जाता है पढ़ाने में। और आप ये समझिए कि इन सवालों में तो कुछ सवाल इसमें इस चैप्टर के ऐसे हैं, और हाँ कुछ इनमें से मतलब ऐसे कि आपको दिमाग चलाना पड़ जाएगा। आप सोचिए ना, तो आप इसमें कागज़ का कलम की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये सवाल ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि हम आपको 6 पेन दे दें, 6 पेन दे दें, 6 पेन हैं,
और 6 पेन देने के बाद वो देखने में सब एक जैसी हैं, सब एक जैसी हैं। और आपसे कह दिया जाए और सबका वजन जो है सबका देखने में एक जैसी हैं, आप देख करके नहीं बता सकते हैं कि इनमें से किसका वजन कम है किसका ज़्यादा है। उनमें से 5 ऐसी पेनें हैं, 5 ऐसी हैं जिनको, जो 5 ऐसी पेन है जो जिनका वजन बराबर है, जिनका वजन मतलब पांचों एक ही वजन की हैं। या ऐसे समझ लीजिए कि उनमें एक के अंदर रिफिल नहीं डाली गई है, रिफिल का मतलब जो जिससे हम लोग लिखते हैं, रिफिल नहीं डाली गई है, तो जाहिर सी बात है उसका वजन कम हो जाएगा। अब आपको कहा जाए कि अब आप ऐसा करिए कि देखने में तो सब एक ही जैसी हैं, और आपको क्या करना है, पता करना है कि इनमें से कौन सी ऐसी पेन है जिसका वजन कम है, जिसका वजन कम है। अब आपसे कह दिया जाए कि आपको मैं एक तराजू दे देता हूं, तराजू से आप तराजू का कितनी बार आप प्रयोग करेंगे कि उस पेन को आप निकाल पाएं कि हाँ ये वाली पेन है जिसका वजन कम है। और कम से कम, ऐसा नहीं सुबह संध्या तक लिए तौलते रहो, बैठे तौल रहे 1 2 तीसरा चौथा, ऐसे नहीं। तो इसको जैसे कि अब आप अपना दिमाग चलाइए, तो उसके बाद फिर हम आंसर बताते हैं आपको। देखिए क्या करना है कि सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 6 पेन थी, हमने एक तराजू लिया। तराजू ये वाला नहीं लेना है जो ये इलेक्ट्रिक वाला इलेक्ट्रॉन आता है, इसमें नंबर लिख के आते हैं कितने किलो कितने ग्राम का है, वो वाला लेना है। देखो तराजू के 2 पलड़े होते हैं, 2 पलड़े होते हैं, 2। अब इसका आंसर मैं बता दूं, 2 बार में आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं समझिए। देखिए आपने तराजू लिया, 3 पेन इस तरफ रख दीजिए, 3 पेन इस तरफ रख दीजिए। अब जो पेन जिसका वजन कम था वो इन्हीं चाहे इन 3 वाले में होगी चाहे इस 3 वाले में होगी, और जिस भी 3 वाले में वो पेन होगी, चाहे इस वाले पलड़े में रखी हो चाहे इस वाले में रखी गई हो, तो उसका वजन कम होगा। उसका वजन कम होगा तो इसका मतलब यह है कि वो पलड़ा ऊपर चला जाएगा और इधर वाला नीचे चला जाएगा। इधर वाला नीचे इसलिए चला जाएगा क्योंकि इसका वजन ज़्यादा होगा और इस वाले का कम होगा, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा। तब आपको ये चीज़ पता चल जाए। अच्छा मान लीजिए ऐसा हो सकता है इधर वाले में वो कम 3 पेन वाले इन वाले में हो, तो इस वाले में अगर होगा, इस पलड़े में अगर होगी तो ये वाला पलड़ा ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा। तो आपको ये बात पता चल, एक बार अभी तराजू का प्रयोग हुआ है, केवल एक बार, तो उस बार में आपको ये पता चल, फिर वो तीनों पेन आप उठा लीजिए, चाहे इस वाले से चाहे इस वाले से, जिसमें वजन कम है। अब लेकिन दिक्कत ये है कि इन 3 पेन में से कौन सी ऐसी पेन है जिसका वजन कम है, तो दोबारा फिर आप तराजू रखिए। जो 3 जिनमें वजन कम था उन्हीं तीनों को चेक करना है, दोबारा फिर आप उठाए। तो ऐसा करिए कि इनमें से एक पेन इधर रख दीजिए, एक पेन इधर रख दीजिए, मतलब एक इधर रखिए एक इधर रखिए, और एक 3 थी ना, एक को आप ऐसे बगल में रखे रहिए। अगर ये दोनों तराजू बराबर हो जाते हैं, बराबर हो गए, जैसे मान लीजिए बराबर हो गए, तो इसका मतलब यह है कि जिसका वजन कम है वो आपके पास रखी गए थे पेन, मतलब वो तीसरी वाली जो आप रखें। और अगर मान लीजिए कहीं गलती से जिसका वजन कम है वो किसी न किसी पलड़े में चली गई, तो जाहिर सी बात है वो पलड़ा ऊपर हो जाएगा और दूसरा वाला नीचे हो जाएगा। तो यानी 2 बार में आप इसको बता सकते हैं। दरअसल ये सवाल कुछ इंटरव्यू वाले भी हैं कि अगर आपसे पूछ लिए जाए कि तो आप कैसे, मतलब हम आपको बताएंगे, उसमें आप परेशान मत होइए। अभी तो शुरुआत है चीज़ों का, थोड़ा सा मतलब मेहनत के दिन है हम लोगों के, किया जा रहा है। करिए आराम से, आप लोग भी करिए, सीखिए। रीजनिंग तो बहुत दमदार तरीके से पढ़ाएंगे आपको यार, मजा आएगा, लगेगा कि हाँ मतलब, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा हम लोग चूंकि इन सब चीज़ों में अभी पीछे चल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा बराबर में आया जाए तो फिर मजा आए। देखो एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में सही प्रश्न हल करने के 4 अंक मिलते हैं। इस सवाल को आप कैसे लगाओगे? देखो 4 अंक मिलने का क्या मतलब है, जैसे आप मान लीजिए अभी पुलिस की आप परीक्षा देंगे तो आपको पता है कि आपको एक प्रश्न सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा ना, और अगर आप गलत करोगे तो आपके आधे नंबर का मतलब 0.5 कटेगा आपका। उसी पर आधारित सवाल है। तो देखो हल करने के 4 अंक मिलते हैं तथा गलत प्रश्न करने पर 1 अंक काट लिया जाता है, ठीक है। तो यदि विद्यार्थी ने कुल 75 प्रश्न हल किए, कितने हल किए विद्यार्थी ने, प्रश्न कितने हल किए उसने, प्रश्न उसने हल किए कितने, 75। कितने हल किए? 75। अब आप बताओ, जैसे 75 प्रश्न उसने हल किए हैं तो उसमें से जाहिर सी बात है कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो सही होंगे और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो गलत होंगे कि नहीं होंगे? बात सही है कि नहीं? जैसे आप मान लीजिए पेपर में 120 क्वेश्चन करके आएंगे आप, और 120 क्वेश्चन अगर आप करके आएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ सही होंगे, 2 4 10 गलत भी होंगे। तो जो सही हैं उनके तो आप नंबर जोड़ लोगे, और जब उसको 2 से गुणा करोगे, जैसे मान लीजिए आप 120 प्रश्न करके आए पेपर में, आपको पता है कि हम जितने सही करेंगे उसके 2 नंबर मिलेंगे। अब 120 में से अगर आपने 110 आपने सही कर दिए, 120 में से आपने 110 सही कर दिए, चेक किए 110 सही था, तो 110 को आप किससे गुणा करेंगे? 2 से। 110 दूना कितना? 220 हो जाएगा। लेकिन अब जो 10 प्रश्न आपके हैं और 10 प्रश्न और हैं, उनके आधे नंबर कटेंगे भी आपके, तो 10 को किससे गुणा करोगे आप? आधे से। तो कितना हो जाएगा? 5। तो उधर 220 में से अगर आपके 5 कम हो गए तो कितने बचे? 215 बचे। ऐसे ही कुछ ना कुछ करना है। अब इसमें क्या करें, देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, 75 प्रश्न उसने किए,
देखो यहाँ पर कितने प्रश्न आपके पेपर में आए उस पे आपका नंबर कैलकुलेशन नहीं होगा कि 150 क्वेश्चन आए थे। आप जितने प्रश्न के उत्तर दे करके आओगे उन्हीं पर नंबर आपका घटेगा भी बढ़ेगा भी, क्योंकि सही करेंगे तो बढ़ जाएगा, गलत करेंगे तो घट जाएगा। बाकी जो आपने नहीं किए हैं उससे आपका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब मान लेता हूं कि मैं उन्होंने जो प्रश्न सही किए हैं, सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, x है, और गलत प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, 75 माइनस x। कैसे, जैसे आपने 120 प्रश्न 120 प्रश्नों के आपने वहाँ 120 प्रश्नों के उत्तर दिए। मैंने गुणा भाग गलत बता दिया था क्या, पता नहीं, जो भी हो, क्योंकि लिखा तो है नहीं इतना ज़्यादा। तो देखो अगर आपने मान लीजिए 110 को मतलब 110 क्वेश्चन आप करके आओगे, तो अगर उनमें से आपको सही प्रश्नों की संख्या बता दी जाए कि आपके 100 प्रश्न सही हैं, तो आप 110 में से 100 घटा देंगे जब, तब आपको 10 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जो गलत होंगे आपके ना। तो वैसे ही हमने क्या करा कि 75 सही थे, 75 प्रश्न उसने किए, तो 75 में अगर सही संख्या x हो गई तो गलत के 75 में से सही वाला घटा देंगे तो गलत वाला मिल जाएगा ना हमको। वही किया हमने। सही प्रश्न के कितने नंबर मिलते हैं, 4 नंबर, तो उसको कुल कितने नंबर मिल गए, तो भैया 4x नंबर उसको मिल गए, उसको बढ़िया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि गलत प्रश्न के कितने नंबर काटे जाते हैं, 1। तो गलत कितने थे, 75 माइनस x, तो हमने लिख लिया 75 माइनस x। इसको कुल मिला तो 4x नंबर, लेकिन इनमें से अब ये वाला नंबर वह घट जाएगा क्योंकि इसने गलत भी कर दिया है कुछ। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 75 माइनस x, और जब कुल में से इस नंबर को घटा दिए तो बराबर कितना नंबर इसका हो गया, 125 अंक मिलते हैं इसको। अब इसको अगर हम घटाएंगे तो 4x माइनस का 75 प्लस का x के माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर 125। 5x बराबर 75 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 कटेगा ये, तो कितना हो जाएगा, 40। अब आपको एक बात और बता दूं, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इससे आपको थोड़ा बहुत मैथ का कैलकुलेशन या मैथ की भी चीज़ें समझने में आपको आसानी आएगी। कहाँ क्या माना जाता है भी आपको पढ़ाऊंगा, अभी शाम से लेके आ रहा हूँ पूरा उसको, है ना। तो वो भी उसमें बताना है कि कहाँ कैसे क्या मानना जाता है। तो x का मान कितना आ गया, 40। अगर x का मान 40 आया तो इसका मतलब उसके सही कितने थे, 40। गलत कितने थे उसके, 75 माइनस 40 कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 35। 35 तो उसने गलत किए, सही कितने किए थे, तो 40 किए थे उसने। ठीक है, अब अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो अगर इसको चेक करना चाहें तो 40 को अगर 4 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 160 नंबर उसको मिले। 75 को 1 से गुणा करें, इसमें से मतलब 35 को 1 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 35। इसमें से 35 घटा दें, 160 में से 35 घटाए कितना नंबर हो गया, 125। यही सवाल में कह भी रहा है ना। अगला देखिएगा, एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ कुत्ते तथा कुछ बिल्ली। देखो कुछ कुत्ते और कुछ बिल्ली हैं कमरे में है, एक कमरे में तो नहीं रह सकते, लेकिन सवाल बना दिया है तो बना ही मान लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है तथा कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। तो देखिएगा, जबकि 45 जानवर का मतलब कहीं क्या और जानवर नहीं, यही दोनों मिल करके, तो वहाँ कितने थे, 45 थे। तो 45 में था कौन कौन भैया, कुत्ता था और बिल्ली था, कुत्ता था और कौन था, बिल्ली था। तो हम मान लेते हैं कि जो 45 में कुत्तों की संख्या 1 तो बिल्लियों की संख्या 45 माइनस 1 हो जाएगी। अब आपको पता है कि प्रत्येक कुत्ता कितने बिस्किट खाता है, प्रत्येक बिल्ली तो 7 बिस्किट खाती है, और कुत्ता कितने बिस्किट खाता है, तो कितना लिखा हुआ है, प्रत्येक कुत्ता कितने बिस्किट खाता है, 9। भाई जितने कुत्ते होंगे उसको 9 से गुणा कर देंगे तो कुल कुत्ते जितने बिस्किट खाएंगे कुत्ते उसकी संख्या आ जाएगी, बिल्लियों की संख्या 7 से गुणा कर देंगे उतना आ जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि 45 द्वारा कुल 345 बिस्किट खाए जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कुल अगर कुत्ते x हैं, 9 बिस्किट खा रहे हैं सभी, तो 9 को गुणा कर देंगे तो ये कितने बिस्किट खाएंगे, 9x खाएंगे। बिस्किट की संख्या कितनी हो जाएगी, 9x। बिल्लियाँ 45 माइनस x है, प्रत्येक बिल्ली 7 खाती है, तो 7 को इससे बिल्लियों की संख्या से गुणा कर देंगे। देखिए बिल्लियों की संख्या से गुणा करेंगे तो इस जो भी आएगा उतने बिस्किट हो जाएंगे, और दोनों को हम देते हैं जोड़। तो इसको मैं अगर मैं गुणा कर दूँ तो 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 3 = 31 माइनस 7x। अब अगर ये इतने बिस्किट कुत्ते खाते हैं, इतने बिस्किट कौन खाती है, बिल्लियाँ। दोनों को जोड़ दीजिए, 315 माइनस का 7x बराबर कुल कितना हो जाता है, 345। अब देखिए 9 में से 7 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। 2x हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा। अब अगर 345 में से 315 घटा दीजिए, बचेगा शेष कितना, यहाँ पे 30 बचेगा। 2x बराबर अगर 30 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15। यानी कि कुत्तों की संख्या वहाँ पे कितनी है, x 15 माने थे, और बिल्लियों की संख्या 45 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बिल्लियों की संख्या 30 और कुत्तों की संख्या 15। अब कुछ लोग करेंगे सर 9 से गुणा किया था, 9 से गुणा इसलिए किए थे ना ये भैया, क्योंकि जब अगर 9 से गुणा करने का मतलब यह है कि 15 9 कितना हो जाएगा, 15 को अगर मैं 9 से गुणा कर दूं, 15 × 9, 15 9 कितना हो जाएगा, 15 9 105 होता है शायद, नहीं 105 कहाँ होगा,
135, 15 9 135 है ना। और उसको अगर हम 30 को हम यहाँ पे बाद में ये गुणा किया था ना कि इसको 7 को इसको, तो 7 को अगर मैं 30 7 3 कितना हो जाएगा 21, 210। यानी कि 135 बिस्किट जो है वो कुत्ते खाते हैं, 210 ये खाती हैं। अगर दोनों को जोड़ दें 135 और 210 को, तो 5 4 3 345। यही बोला था। यार सवाल ये था कि बिल्लियों की संख्या बतानी थी, बिल्लियों की संख्या तो हमको पहले ही मिल गई थी कि 30 आ गया। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से इस चैप्टर के सवाल लगाने हैं आपको। और इस चैप्टर का जैसा कि नाम है ना अर्थमेटिकल रीजनिंग, भैया वो मतलब थोड़ा बहुत इसमें गणित का भी है मामला। जैसे लोग कह रहे हैं, हमारे कुछ साथी कहना कि सर आपने कुछ चैप्टर उसमें से मतलब एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं या एक आधा को कम कर दिया है। अब जैसे इसमें अभी अगर मैं आपको अभी जैसे कुछ टाइम वाले सवाल पढ़ा रहा था कि मतलब इतने देर में इतना आदमी काम करते हैं, तो वहाँ कुछ मैथ में जैसे आयु संबंधी हो गया, कुछ ऐसे जो मैथ में भी हैं यहाँ भी हैं, तो वो आपको केवल ऐसा नहीं है कि बाहर की चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी, नहीं ऐसा नहीं है भैया। आप ये इस चीज़ के लिए मतलब पूरा भरोसा बना के रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। पूरा का पूरा जो पढ़ाया जाएगा एकदम मतलब 100% 24 कैरेट शुद्ध होगा। नहीं अगर हाँ ऐसी कोई चीज़ होगी जो शायद मतलब जिनमें अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, तो उसको पहले मैं क्लियर करूंगा तभी आपको मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें ऐसे बता दी जाएंगी कि नहीं कहीं से भी कुछ भी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, उस पर हम लोग भी गौर करते रहते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, मिलते हैं अभी मैथ वाली क्लास में। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू।